नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज होंगे वोकल भरतपुर संभाग के लोकल चेहरों के साथ। लोकल मुद्दे पर मुद्दा चुनावी है। बात अगर भरतपुर लोकसभा सीट की कर लें तो यहां पर तस्वीर धीरे धीरे क्लियर हो रही है। मुकाबला रोचक होने की पूरी उम्मीद है। भाजपा ने मौजूदा एमपी का टिकट काटकर रामस्वरूप कोली पर दाव खेला है। इधर रितु बनावत भी मैदान में ताल ठोक रही हैं, जबकि वो यहां से निर्दलीय विधायक हैं। पूर्व में बीजेपी से ही बागी हुई थी। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और अगर पूरे संभाग के लिहाज से देखा जाए तो बाकी सभी जगहों पर अभी पिक्चर साफ होने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल बना है वो किस तरह के गुणाभाग दिखा रहा है, इस पर बातचीत आज हम करेंगे। मेरे साथ रामस्वरूप कोली जी जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं। रितु बनावत भी मेरे साथ हैं, जो कि निर्दलीय विधायक हैं। और सहयोगी दीपक लवानिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। रामस्वरूप जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। रामस्वरूप जी, देखिए, ये पूछा तो जाएगा बीजेपी से बार बार कि मौजूदा एमपी का टिकट कटा, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर जनता के फीडबैक के आधार पर कटा है तो आपकी राह तो बेहद मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जी। कभी न कभी किसी न किसी को बदलती रहती है। अभी हाँ जी, बोले, सुन रहे हैं, हम सभी सुन रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को हाँ। हर किसी को एक छोटे से कार्यकर्ता का मौका दिलाती है, जिसमें एक मैं हूं, जो आज मैं सबसे पिछली कड़ी में खड़ा था। उन्होंने आज मेरे को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इसी तरह से हमारी रंजीता कोहली को भी उम्मीदवार बनाया था। और मैं भी 2004 से 2009 तक लोकसभा का सदस्य रहा। हाँ। उसके बाद में मनोज राजौरिया को वहां से उम्मीदवार बनाया। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया चलती रहती है, सबको मौका देने का। नहीं, लेकिन रामस्वरूप जी, इस ये बार ये भारतीय माना जनता जा रहा था पार्टी कि का या तो परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट कट रहा है, या एज के आधार पर, या जनता के फीडबैक के आधार पर। नमो ऐप पर भी तो जनता का फीडबैक मिला ही है। तो जनता का फीडबैक कारण नहीं है उनका टिकट बदलने का। अब कोई ना कोई तो कारण रहा होगा साहब, ये मेरे को जानकारी नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप किस तरह की फाइट यहां पर दे पाएंगे? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए चेहरे से आपत्ति है, पार्टी से आपत्ति नहीं है, तब तो आपको खूब बेनिफिट मिलना है। लेकिन अगर चेहरे की वजह से पार्टी से भी आपत्ति है, तब तो आपकी राह मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो ऐसा है जी। कि मैंने पार्टी ने 2004 के बाद में 2009 तक मुझे पार्टी से टिकट नहीं मिला, और मैं पार्टी का काम करता रहा। और पूरे जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में और राज्यों में भी मैंने काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में, वहीं उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, हरियाणा में, दिल्ली में, जहाँ पे मुझे भेजते हैं मैं काम करता हूँ। और उसके नाते पार्टी ये देखती है कि हमारा समर्पित कार्यकर्ता है, उसको देखते हुए पार्टी पूरा ध्यान रखती अच्छा, है। जैसे ही टिकट की अभी घोषणा हुई मैं रामस्वरूप जी, विधानसभा हम जानते हैं आप तुरंत ही क्षेत्र में एक्टिव हो गए। ऐसे में मेरा सवाल यह है कि लोगों के बीच में आपको फीडबैक क्या मिल रहा है? क्या लोग अभी भी बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? लोगों में फीडबैक एक कार्यकर्ता के रूप में मिल रहा है, और लोग बड़े प्रसन्न है, कार्यकर्ता और जनता, कि आज पहली बार एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता को टिकट मिला है। ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जनता और कार्यकर्ता बड़े प्रसन्न है, और हम इस भरतपुर लोकसभा सीट को मोदी जी की झोली में डालेंगे और 400 पार करेंगे। ठीक है, रितु बनावत जी, तो ये तो तय है जी कि मुकाबला आप त्रिकोणीय कर रही हैं। देखिए, मेरा कोई भी निर्णय हो वो कभी भी मैंने अकेले नहीं लिया। जनता ने जो मेरे लिए निर्णय किया उसी की राह पर मैं चली हूँ। और जनता ने मेरे लिए निर्णय लिया है कि लोकसभा का चुनाव मुझे लड़ना है। नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि इसी जनता ने निर्णय लिया कि आप विधानसभा के लिए लड़ें। अब यही जनता जी कह रही है, फिर विधानसभा का क्या होगा? कुछ तो आप प्लानिंग देखिए, कर रही है ना, कुछ तो आप सोच रही होंगी पीछे बैकग्राउंड में। सभी लोगों का कहना है, मेरी विधानसभा क्षेत्र के भी सभी लोगों का कहना है कि मुझे विधानसभा चुनाव में 1,06,000 वोट मिले। और
ये लोकसभा का चुनाव उन 1,06,000 वोटों के स्वाभिमान का भी चुनाव है। और साथ ही भरतपुर के विकास को हम देखें तो भरतपुर का विकास जैसा होना चाहिए था, वो बहुत लंबे समय से लोग आस कर रहे हैं कि विकास हो, लेकिन वैसा विकास कभी नहीं हो पाया। चाहे देखिए आप एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में हमें डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन एनसीआर हमारे लिए अभिशाप सिद्ध हुआ है। टीटीजेड की बात करें तो उसके कारण से कुछ दिनों पहले तक तो आप बीजेपी में ही थी, तब भी ये बातें सच थी। मेरे को पार्टी ने सिंबल बनाया था, लेकिन जनता की सोच को दरकिनार करके मेरे को 2023 में चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। और तब जनता ने ही मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं। हाँ। नहीं तो आपको क्या लगता है भरतपुर के पिछड़ने का कारण कौन सा राजनीतिक दल है? मतलब सांसद यहाँ से आपके थे, विधायक कुछ कांग्रेस के थे, तो आपको क्या लगता है भरतपुर की हालत का जिम्मेदार कौन सा राजनीतिक दल है? देखिए, हालत की जिम्मेदार मैं तो मानती हूँ कि जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव जनता से भी नहीं रहा और उन्होंने विकास की राह खोलने का काम नहीं किया। नहीं तो एक कोई भी एमपी होता है या कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो विधायक हो या एमपी हो, उनको विकास के लिए काम करने के बहुत सारे मौके जनता ने हर बार दिए, पार्टी वाइज भी दिए। अगर हम पार्टी का आंकलन करें तो 7 बार कांग्रेस रैली, 6 बार बीजेपी रैली, 6 बार नहीं। लेकिन रितु जी देखिए, इतना तो साफ है कि आपको बीजेपी का टिकट तो नहीं मिला है, अब आप अभी भी निर्दलीय हैं, कांग्रेस की तरफ से आपको ऑफर आ रहा है, तो आप क्या सोच रही हैं? आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या किसी राजनीतिक दल की छत्र छाया में? देखिए, अभी तक तो जनता ने ये निर्णय किया है कि मुझे निर्दलीय चुनाव ही लड़ना है। जनता मेरे साथ है और पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। चाहे वो सातों ही विधानसभा की बात करें हम, तो सातों विधानसभा की जनता मेरे से डायरेक्ट संपर्क में है अभी तक। मतलब आगे इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी दल के साथ जाएंगी फिर तो आप ही की कई बात झूठी साबित हो जाएगी। क्या अब अभी आपने कहा ना कि अभी तक जनता ने ये कहा है, अगर मान लीजिए आगे जनता कहती है कि आप किसी और राजनीतिक आप कांग्रेस से लड़ लीजिए, तो क्या आप कांग्रेस से लड़ेंगी? अगर आप लड़ेंगी तो एनसीआर तो कांग्रेस ने बनाया था, ये तो उनकी भूल रही। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जनता का जो निर्णय होगा मेरे विषय में, वो उसका मान मुझे रखना है। ठीक है। क्योंकि किसी ने मेरा साथ दिया हो नहीं दिया हो, कोई पार्टी ने मेरा साथ दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन जनता ने सदैव मेरा साथ दिया है, तो मेरे को उनका मान हमेशा रखना है, उनकी इच्छा का। ठीक है। दीपक, मैं ये कह रहा हूं, देखिए अमूमन बहुत कम ऐसा होता है। शैलेश कौशिक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। आपका स्वागत करता हूं शैलेश जी। लेकिन दीपक, पहले आपसे मेरा सवाल है। दीपक, अमूमन होता ही है कि चुनावों की घोषणा होती है, फिर टिकट को लेकर स्थितियां साफ होती हैं। इस लिहाज से तो मैं कहूं कि बीजेपी ने कम से कम भरतपुर में तो बाजी मार ली है, बाकी जगहों पर अभी बराबर का प्लेइंग ग्राउंड है। लेकिन जो चुनावों के बेहद नजदीक जाके जिस तरह का माहौल बनता है, वो भरतपुर में पहले ही बन चुका है। बिल्कुल स्वप्निल, भरतपुर के साथ हमेशा ऐसा हुआ है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो, जो टिकट का जो वितरण होता है वो भरतपुर का नंबर सबसे आखिरी में आता है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो भरतपुर के जो टिकट फाइनल हुए थे वो बिल्कुल आखिरी समय में आके फाइनल हुए थे। लोकसभा में पहली बार देखने को मिला है कि बहुत पहले चुनाव से बहुत पहले भाजपा ने अपना पत्ता खोल दिया है रामस्वरूप कोली के नाम पर, जो कि पूर्व में 2004 में बयाना सुरक्षित लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। दोबारा उनको प्रत्याशी बनाया गया है। मौजूदा जो सांसद हैं रंजीता कोली, उनका पत्ता काट दिया है, यानी कि टिकट उनका काट दिया है और रामस्वरूप कोली को प्रत्याशी बनाया है। अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, कई नाम चल रहे हैं, लेकिन स्वप्निल कोई स्ट्रॉन्ग नाम निकल के सामने नहीं आ रहा है। पूर्व सांसद हैं रतन सिंह, वो टिकट की दौड़ में हैं। जो पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रहे थे डॉक्टर सुरेश यादव, वो टिकट की दौड़ में हैं। पूर्व में प्रत्याशी रहे थे अभिजीत कुमार, जो कि वर्तमान में नगर निगम के मेयर हैं, वो भी वो भी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन अभी 1-2 दिन में जो सबसे ज्यादा नाम उछल के सामने आ रहा है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है, वो बयाना की विधायक है ऋतु बनावत, उनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है। ये कयासबाजी लगाई जा रही है कि ऋतु बनावत कांग्रेस में शामिल हो सकती है। कांग्रेस, उनके जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनके संपर्क साध रहे हैं। संभवतः ऋतु बनावत ऐसा हो या ना हो, लेकिन वो चुनावी मैदान में तो उतर रही है, तो मुकाबला तो आज से त्रिकोणीय हो चुका है भरतपुर में। बिल्कुल स्वप्निल, कुछ समय पहले ये भी बात सामने आ रही थी
ऋतु बनावत विधायक को लेकर कि उनका यह भी कहना था कि अगर रंजीता कोली जो कि वर्तमान में सांसद हैं उनको टिकट दिया जाएगा तो वो लोकसभा चुनाव में जरूर कूदेंगी। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, किसी और प्रत्याशी को मिलता है, तो संभवतः वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन अब जैसा कि अभी ऋतु बनावत कह रही थी कि जनता का आदेश है, जनता ने मन बनाया है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो अब आगामी दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस ऋतु बनावत को अपना प्रत्याशी बना सकती है। राजनीति में हर कुछ सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल और है, एक सवाल और है दिनों दीपक, सवाल यह है कि एक तरफ बीजेपी में आप देखिए टिकट की घोषणा के बाद भी टेंशन नहीं है या बगावत नहीं है। निर्दलीय के तौर पर हम देख रहे हैं ऋतु बनावत ताल ठोक रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति पर मैं बात करूं तो आप भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस जिनके साथ भरतपुर की जमीन पर विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी, उनकी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बन ही नहीं रही है। देखिए स्वप्निल, बीजेपी में कोई बगावत नहीं है। हाँ। क्योंकि टिकट जैसे ही रंजीता कोहली का कटा था, अगले ही दिन उनको बयान देने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि रामस्वरूप कोहली के लिए वो काम करेंगी, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगी। बिल्कुल। और भी कई जगह जहां सांसदों के, मौजूदा सांसदों के टिकट कटे थे, उन्होंने भी सामने आकर बयान दिया है। तो बिल्कुल लगता है ऐसा भी है कि उनको जो भाजपा आला कमान है उनके द्वारा इस तरह के निर्देश भी मिले हो कि आप जाकर फील्ड में जाकर ये बात स्पष्ट करें कि टिकट कटने का उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है। लेकिन स्वप्निल, बात अंदर की करें तो जिसका टिकट कटता है उसको दुख तो होता ही है, क्योंकि वर्तमान में सांसद हैं, तो ये तो बिल्कुल एक जाहिर सी बात है। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा मामला गर्माहट का है वो कांग्रेस टिकट को लेकर है, ऋतु बनावत को लेकर है कि क्या ऋतु बनावत कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती है। युवा हैं, ऊर्जावान नेता हैं, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने दीपक शैलेश कौशिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेश जी, देखिए कम से कम इस बारे में तो आप लोगों ने राहत की सांस ली होगी कि रंजीता कोहली राहुल कस्वा जैसा कुछ नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर वो राहुल कस्वा जैसा कुछ कर रही होती तो फिर भरतपुर में आपके लिए स्थितियां थोड़ी टिपिकल बन जाती। देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पिछले 10 साल से काम कर रही है, हमारे यहाँ प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ कमल का फूल चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण है। हमारा प्रत्याशी होता है कमल का फूल। चाहे जब रंजीता कोहली जी का टिकट दिखाया, जब कटा, उन्होंने बड़प्पन दिखाया और पहले ही दिन आकर कहा कि मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के लिए प्रचार करूंगी, रामस्वरूप कोहली जी के लिए प्रचार करूंगी। इसी तरीके से देखिए लेकिन शैलेश भाई एक साथ देखिए, अब ये इतने सारे सिटिंग एमपीज के टिकट कट जाना बीजेपी पर सवाल तो खड़े करता है कि भाई किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको जनता से। उन्हें आपके चेहरों से आपत्ति हो सकता है, कल को पार्टी से आपत्ति हो। आप इसके दूसरे पहलू को देखिए स्वप्निल जी कि हमारी पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को आगे ला रही है, नए नए कार्यकर्ताओं को आगे ला रही है। एक कार्यकर्ता को मौका मिल गया, अब दूसरे को, अब रंजीता जी को ये कहने की पार्टी ने नहीं। लेकिन शैलेश भाई, अंतपंत तो देखिए, इतनी बातें हम कितनी कर ले, लेकिन अंतपंत तो सारी पार्टियां पार्टी के पास संगठन में भी पद है। हाँ, नहीं, पर अंतपंत तो सब जीत ही देखते हैं, बिल्कुल निश्चित जीत देखती हैं। हाँ। लेकिन एक कार्यकर्ता नहीं जीत देखते हैं तो बिल्कुल मैं आपकी चुनाव एक बार बताइए, हम कोई कांग्रेस की तरह तो है नहीं कि केवल इसके शौक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं। हम तो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं, फ्रंट फुट पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल एक वो है कि 400 पार के लिए तो निश्चित रूप से जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल यह है कि जैसे मान लीजिए सीकर में स्वामी सुमेधानंद को टिकट मिलना, दोबारा टिकट मिलना, तो क्या वहां पर कोई कार्यकर्ता नहीं है? मतलब या तो एक जैसा हर जगह आप बदल रहे हो तो समझ में आता है कि आप कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हर बार आप हर बार बदल रहे हो तो समझ में आता है आप कार्यकर्ताओं को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह सीटिंग को रखना और कुछ जगह बदल देना, ये तो सवाल खड़े करते ही है ना। देखिए ये तो पार्टी की योजना है, नीति है, ये सारी चीज तो केंद्रीय चुनाव समिति किस रूप में किस प्रत्याशी को किस जगह से आगे ला रही है, ये तो उनका सर्वोच्च संस्थान का निर्णय होता है, केंद्रीय चुनाव समिति का। लेकिन आप देखिए कि इतने टिकट कटने के बावजूद भी कहीं भी जो आप खुद कह रहे हैं विरोध का स्वर ना होना, निश्चित रूप से पार्टी के प्रति अनुशासन और पार्टी के प्रति समर्पण और पार्टी के साथ रहने की मानसिकता को दर्शाता है। और वो रंजीता कोहली जी ने दिखाया, जब वेर में रामस्वरूप जी को टिकट नहीं मिला, वो बहादुर सिंह जी कोहली के साथ रहे। तो हमारे पार्टी में तो कार्यकर्ता रामस्वरूप कोहली जी मुझे खूब जाने 2004 में जब बनावत आपसे छिटक कर गई ना और उन्होंने विधायक बनकर दिखाया, हो सकता है वो लोकसभा सांसद बन के दिखा दें। देखिए वो तो सब समय बताता है कि कौन, ये हर चुनाव का परिदृश्य, हर चुनाव की रणनीति और हर चुनाव की भूमिका अलग होती है। विधानसभा चुनाव का गणित अलग होता है, लोकसभा चुनाव का गणित होता है, पार्षदी के चुनाव का अलग होता है, जिला परिषद का होता है। जो रिजल्ट आया वो भी हमारे सामने और जो रिजल्ट आएगा वो सबके सामने आएगा।
कौन जीतेगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की। आपको ध्यान होगा पिछली बार भरतपुर में बहुत बड़ी जीत हुई थी और इस बार भी बहुत बड़ी जीत होगी। ठीक है कांग्रेस रामस्वरूप जी, मेरा सवाल अब आपसे है। रामस्वरूप जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, दरअसल मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि देखिए 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं थी और आपने सभी 25 सीटें जीती, पर इस वक्त विपक्ष के तौर पर देखें तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। वो कोई 20-21 वाली पार्टी नहीं है, अब वो 70 वाली पार्टी है। तो मुकाबला तो कड़ा रहेगा। आपको लगता है कांग्रेस और रितु बनावत ये आपको टक्कर दे पाएंगे? मैं आपको निवेदन करूं जी कि अब मेरी लोकेशन रंजीता कोहली के घर पे है। अच्छा, रंजीता कोहली के घर पे है और मैंने उनको फोन किया हाँ कि मैं उनसे बात एमपी भी साहब में करा आपके दीजिए। घर आना चाहता हूँ हाँ और मैं उनके घर पे पहुंच रहा हूँ जी और मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, है ना। जी हमारे एमपी होने के बाद में मैं रंजीता कोहली जी के यहाँ हूँ और रंजीता कोहली को मैंने फोन किया हाँ और टिकट नहीं मिले, पर उन्होंने मेरे को दोबारा फोन मतलब फेसबुक पर और यूट्यूब पर भेजा कि मैं पार्टी के साथ हूँ और रंजीता कोहली मेरे सामने है। आप देखिए लाइव, सीधा लाइव देखिए, रंजीता कोहली जी मेरे साथ हैं। रंजीता जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। जी पूरी तरह साथ देंगे आप भी रामस्वरूप जी का चुनावी मैदान में? आप देखिए कि एक भाई को टिकट मिला है और इससे बड़ी खुशी क्या होगी। निश्चित रूप से हम कमल खिलाएंगे और मोदी जी का जो 400 पार है वो पूरा करेंगे। तो ये भारतीय जनता आपको पार्टी मुकाबला एक किससे परिवार है? है। आज जिम्मेदारी इनको मिली है, सबको अपना अपना काम बांटा जाता है। तो ऐसा तो नहीं है आज ना एक कि काम आपको है, पनिशमेंट पर परिवार टिकट में काटा भी गया? बहुत खुशी है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका पनिशमेंट पर टिकट काटा गया? ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका टिकट, मुझे सही से सुनाई नहीं दे रही। जी जी मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसा तो नहीं ना कि आपका पनिशमेंट पर टिकट काटा गया? सब कुछ अच्छे माहौल में ही हुआ है ना? मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में किसी न किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाती है। जी। आज बड़े भाई रामस्वरूप जी को जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से हम लोगों को सबको खुशी है और हम सब लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम को ले जाएंगे और कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे। आपका मुकाबला किससे होगा? मोदी जी का जो आपका सपना मुकाबला है, किससे होगा? 400 कांग्रेस पार से का, होगा या वो रितु लोग बनावत पूरा से? करेंगे। नहीं, आपका मुकाबला किससे है? कांग्रेस से या रितु बनावत से? हमारा कांग्रेस से मुकाबला रहेगा। अच्छा रामस्वरूप जी, मेरा ये निवेदन है कि आप रंजीता कोहली जी के घर पहुंचे हैं बयाना में, पास में ही रितु बनावत जी का भी घर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मिल लिया, मैं तो इनसे नदवाई में मिल लिया था, लेकिन इन्होंने कहा पहले पार्टी निर्णय करेगी, जब हम आपको बताएंगे क्या। नहीं तो रितु बनावत जी के साथ तो वो स्क्रीन पर इस वक्त भी हैं दीपक, लेकिन रितु बनावत जी आपको मुकाबला नहीं माना जाएगा। मेरे ख्याल से जमीन पर घूमते हुए ये महसूस होता है कि हाँ, विधानसभा की तस्वीर अलग होती है, लोकसभा के समीकरण अलग होते हैं, क्षेत्र बढ़ जाता है, जनता का दायरा बढ़ जाता है, सोच बढ़ जाती है। देखिए निर्दलीयों को पहले विधानसभा चुनाव में भी लोग बाग मान नहीं रहे थे, लेकिन जनता ने करके दिखाया और मैं जमीन से जुड़ी हुई, जनता से जुड़ी हुई नेता हूं और आपको जनता ही करके दिखाएगी कि मुकाबला आपका किससे होगा। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि निर्दलीय के तौर पर तो ना आप बीजेपी के साथ होंगी ना कांग्रेस के साथ होंगी। जब आप लोकसभा जाएंगी और आपको मुद्दे उठाना पड़ेंगे तो आपको किसी का, कभी इनका या कभी उनका समर्थन तो चाहिए होगा ना। आप अकेले अपने दम पर भरतपुर को एनसीआर से निकलवा तो पाएंगी नहीं। देखिए मुद्दे उठाने की बात है ना, तो मुद्दे उठाने का काम अगर इन लोगों ने किया होता तो आज मुझे मैदान में आना ही नहीं पड़ता। मुद्दा उठाने का काम किया होता तो अलग ही बात होती। दीपक जी, और विकास की बात करें तो आप देखिए कि औद्योगिक तौर पर हमारा भरतपुर कितना पिछड़ा हुआ है। जो सिमको बिल्कुल कगार पे है बंद होने के, डालमिया पहले ही बंद हो चुकी है। कोई भी नया औद्योगिक विकास यहाँ पर हो नहीं रहा है और जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन लोगों ने हमेशा ही अपने बारे में सोचा, जनता के बारे में नहीं सोचा। मैं एक सवाल और रितु जी आपसे लेना चाहता हूं, लेकिन रामस्वरूप जी कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं शायद। रामस्वरूप जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, 3 बार हमारे गंगाराम कोहली जी सांसद चुने गए, 2 बार बहादुर कोहली जी, उसके बाद में रंजीता कोहली जी। अब मेरा नंबर आया है
ये बयाना लोकसभा और भरतपुर लोकसभा ये कोहली के खाते में है और कोहली ही लोकसभा का सदस्य बनेगा। और अभी मेरे साथ जो विधानसभा का चुनाव लड़े बच्चू बंसीवाल जी मेरे साथ में है, इनको देख और मैं हमारी रंजीता कोहली को मिठाई खिला रहा हूँ। ये कितने प्यार है हम सब लोगों में, बीजेपी के वालों के, और सैकड़ों सैकड़ों क्या बात ये नहीं, इसकी देखिए इस चीज की तो तारीफ करनी पड़ती है। जब कांग्रेस में एक तरफ सिरपुटवल की तस्वीरें नजर आ रही हो, बीजेपी में कैसे एक निर्णय को सभी स्वीकार कर लेते हैं और साथ आगे बढ़ते हैं, उसकी तस्वीर इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं। भरतपुर से रामस्वरूप जी हमारे साथ डिबेट में जुड़े थे और उनके साथ रंजीता कोहली भी, वो उन्हीं के घर पहुंचे और वो भी जुड़ गई। कहना पड़ेगा कि ठीक है, एक चेन चलती है, जो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं उसको पूरा मानते हैं। इस डिसिप्लिन की कमी कांग्रेस में महसूस होती है, इसमें कोई दोराय नहीं है, इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। लेकिन एक सवाल शैलेश भाई मेरा आपसे भी है, कई बार क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा डिसिप्लिन भी लौट कर आता है, उल्टा घूम कर आता है, आप समझ रहे हैं, वो स्थितियां भारी हो जाती हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता अपने अनुशासन में है, हर कार्यकर्ता ऊपर के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है, और जो दिख रहा है और जो दिखता है ना वो सब जगह चलता है। आप बताइए कि जिनका टिकट कटा वो साथ में है, जिनको टिकट मिला वो तो भरतपुर की साथ में है। स्पेसिफिक आप बोल रहे हैं ना, लेकिन राहुल कसवा जी कहां साथ में? राहुल कसवा जी तो महापंचायत कर रहे हैं, बुलाएं सभी को अपने आवास पर। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, राहुल कसवा जी 2 बार सांसद रहे, निश्चित रूप से उनके कहीं ना कहीं कोई दर्द होगा, लेकिन अभी आज पंचायत कर रहे हैं। आप देखिए जिस दिन तक चुनाव भरने का फॉर्म आएगा निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी। पार्टी में कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन पार्टी चेंज कर रही है, हर जगह प्रत्याशी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से। अब एक बात है, कांग्रेस की तरह हमारी परंपरा तो है नहीं कि जो चला रहा है उसको चलाते रहो, किसी भी स्थिति में जैसे चलाते रहो। भरतपुर को लेकर आप कॉन्फिडेंस है, भरतपुर को लेकर आपका कॉन्फिडेंस इस स्थिति पर है कि आप लोगों ने पहली लिस्ट में ही भरतपुर का नाम डाल दिया, आपने 15 नाम डाल दिए, बाकी के 10 नामों पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। जैसे संभाग की मैं बात कर लूं तो सवाई माधोपुर या धौलपुर में, वहां पर आप प्रत्याशी घोषित करने की स्थिति में नहीं थे, दिक्कतें तो उस साइड से आएंगी। स्वप्निल जी एक बात बताइए, नहीं स्वप्निल जी एक बात बताइए कि हम 15 सीटों को डिक्लेयर करके कितने दिन पहले 3 तारीख को हमारी लिस्ट आ चुकी है। आज कितने दिन पहले हम 15 सीटों को डिक्लेयर कर चुके हैं और ऑल ओवर इंडिया में 125 में टिकट डिक्लेयर कर चुके हैं। और आज कांग्रेस की स्थिति है कि वो तो गठबंधन तय नहीं कर पा रही है। आप राजस्थान में लीजिए, कल बांसवाड़ा में राहुल गांधी जी बोल रहे थे कांग्रेस में बाप आदिवासी पार्टी से संगठन करने की बात करते हैं, अगर हनुमान मेलीवाल से बात करते हैं तो सीटों का तालमेल ही बैठ रहा। तो हम कितना आगे हैं प्रचार में, प्रत्याशी में, हर चीज में, संगठन में, समर्पण में, कार्यकर्ता में। और आप ये बात कर रहे हैं कि 10 सीट भी जब तक इनकी दूसरी लिस्ट भी नहीं आ पाएगी, जब तक हमारी चुनाव समिति की बैठक होकर निर्णय हो जाएंगे। हम इनसे बहुत आगे हैं और बिल्कुल हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे 10 साल के काम में आगे हूं, चाहे पार्टी के अनुशासन में आगे हूं। नहीं लेकिन कल तक रितु बनावत जी आपके साथ थी, आज उनका कहना है कि नहीं, जनप्रतिनिधि जनता से दूर हुए, जनता के मर्म को समझ ही नहीं पाए। वो उसका उदाहरण गिनाती है एनसीआर में, टीटीजेड में, इन सब में गिना तो रही है वो। देखिए एनसीआर कांग्रेस की देन थी, और अब जब जैसे ही कांग्रेस ने दी, जैसे ये देन कांग्रेस ने दी, उसके अगले साल आप आ गए थे। निर्णय हो रहा है। नहीं शैलेश भाई देखिए क्या है, जैसे ही कांग्रेस ने ये एनसीआर की देन दी, उसके अगले साल आप आ गए थे। अभी एक मिनट, अभी राजस्थान से नहीं, इन लोगों ने राज्य सरकार ने सार्थक प्रयास नहीं किए। अब माननीय भजन लाल जी की सरकार में निश्चित रूप से इन प्रयासों को रंग लाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि 2013 में शैलेश भाई देखिए टेक्निकली क्या है कि 2013 में जब एनसीआर बना, 2 मिनट शैलेश भाई, जब 2013 में एनसीआर बना भरतपुर, उस वक्त मैं आपको एक बात बता दूं कि 2013 के एंड तक राज्य सरकार आ चुकी थी, 5 साल तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बना और 5 साल फिर गहलोत सरकार ने भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया। अगर एनसीआर का कोई फायदा होता भी तो वो ना हमें बीजेपी दिला पाई ना कांग्रेस दिला पाई। ये स्थिति बेहद स्पष्ट है और सबके सामने है। एक भी प्रोजेक्ट का ना बनना, ये तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर सवाल खड़े करता है ना शैलेश भाई। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है कि, लेकिन उसके लिए अब ठीक है मैं अंतिम सवाल है दीपक, आप वाइंड अप करें, आप क्लोजिंग कमेंट दें दीपक। स्वप्निल, मैं जो सांसद हैं वर्तमान में रंजीता कोहली, उनसे मेरा सवाल है कि आप बयाना की हैं, ऋतु बनावत बयाना से विधायक हैं, क्या ऋतु बनावत भाजपा के लिए खतरा बनेंगी? मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको फाइट कांग्रेस में नजर आ रही है, लेकिन फिर भी रंजीता जी अगर आप जवाब देना चाहें। जनता पार्टी
एक परिवार है जी। और परिवार के लिए कोई भी खतरा नहीं बन सकते। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जैसे अभी एक सवाल हुआ था कि कितना विकास, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जनता में जितना मैंने जो अपना परिवार समझ के पूरे लोकसभा में एक एक घर पे जाकर के सबसे संपर्क करा, ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरा रही विकास की बात, ब्याना के अंदर जो स्टेशन बना है अमृतकाल के तहत, वो 25 करोड़ से लेकर के और इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है कि कभी भी, और आज युवा वहां पर रोजगार कर रहे हैं। दूसरा सारा चौराहे पर जो आए दिन वहां पर जो घटनाएं होती थी, ठीक है। उसके लिए मैंने गडकरी साहब से बात कर, भारत सरकार ने, मैं आपको बताना चाहूंगी, भारत सरकार ने जितना काम किया है, क्या होता वो तो सरकारी योजना थी, उसके एमपी साहब ऋतु बनावत कह रही है विकास करते हैं मैं आपको विरोध बताना नहीं चाहूंगी, सरकार जनता से जुड़ी हुई होती तो मैडम जी, आप कुछ सुनिए। काम करती ना। नहीं, नहीं। तो आप मेरी बात सुनिए। आज ना अगर- दूसरे नहीं, देखिए हेल्दी मूड में डिबेट चलती रही है, लेकिन देखिए मेरे पास समय भी खत्म हो चुका है। ठीक, मेरे पास समय भी खत्म हो चुका है। रामस्वरूप जी, आपको शुभकामनाएं। ऋतु बनावत जी, आपको भी शुभकामनाएं। कम से कम लोकसभा चुनावों में अभी तो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है, लेकिन आज से ही ये समझ में आ रहा है कि मामला त्रिकोणीय हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।